हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में तैयार करेंगे हम जॉन मिल्टन की पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस के एमसीक्यूज। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एमसीक्यूज स्टार्ट करें हम, उससे पहले एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं पोएम से रिलेटेड, यानी पोएम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फिर पोएम की जो लाइन्स हैं उनका एक्सप्लेनेशन सिर्फ 2-3 सेकंड में कवर करके फिर चलेंगे हम क्वेश्चंस की तरफ। ओके, तो स्किप नहीं करना है वीडियो, लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है। देखिए, ये पोएम एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। एक्चुअली जॉन मिल्टन जो थे ना, वो अपनी छोटी सी एज के अंदर ही आप कह सकते हैं, मीन्स अप्रोक्स 44-45 की उम्र में ही वो ब्लाइंड हो गए थे, बिल्कुल टोटली ब्लाइंड। और ब्लाइंड हो जाने के बावजूद भी उन्होंने पोइट्री कंटिन्यू रखी विद द हेल्प ऑफ हिज डॉटर और फ्रेंड्स, यू कैन से। वो बोलते थे और वो लोग लिखा करते थे। जॉन मिल्टन को ब्लाइंड होने पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट था। वो ये सोचते थे कि जो टैलेंट मुझे मिला है, टैलेंट कौन सा, राइटिंग का, कि जो मैं लिखता हूँ, जो टैलेंट मुझे मिला है पोइट्री वगैरह लिखने का, तो वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा, उसे मैं यूज़ नहीं कर पाऊंगा। तो क्या गॉड मुझसे नाराज़ हो जाएंगे इस बात के लिए? तो ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इसलिए क्योंकि इसका टाइटल आप देखेंगे ना, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये रिलेट करता है जॉन मिल्टन की अपनी खुद की लाइफ के साथ में। तो यहाँ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे इस पोएम के अंदर। और बाकी कंप्लीट वीडियो के लिए तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे चैनल पर इसका वीडियो अवेलेबल है। लिंक आपके सामने आई बटन में आ जाएगा, साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वहाँ भी लिंक अवेलेबल है, और जैसे ही वीडियो एंड होगा ना, वहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो देखिए, ये पोएम जो है ना, एक्सप्लोर करती है जॉन मिल्टन के पर्सनल स्ट्रगल को, जब वो अपनी साइट लॉस कर देते हैं, जब उनकी नज़र जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, अंधे हो जाते हैं वो। तो उस समय वो किस तरह से परेशान होते हैं, कैसे वो अपने आप को समझाते हैं, या कैसे वो रिग्रेट फील करते हैं कि भगवान आपने मुझे एक टैलेंट दिया था राइटिंग का और वो भी मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस थीम से ये पूरी की पूरी पोएम जो है वो भरी हुई है। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि पेशेंस की बात की गई है, पेशेंस जो होता है ना उसकी बात की गई, और पेशेंस जो है उसका पर्सोनिफिकेशन किया गया है, जैसे कि वो कोई इंसान है और उससे हम बैठकर आमने सामने बात कर रहे हैं। इस तरीके से पोएट ने यहाँ पे पेशेंस को एज अ पर्सन जो है रिप्रेजेंट किया है हमारे सामने। स्टाइल जो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस की अगर बात करें तो ये एक सोनेट है, 14 लाइन की है, पेट्रार्कन स्टाइल को फॉलो करती है। जो पेट्रार्कन सोनेट फॉर्म होती है ना, उसे ये फॉलो करती है। अब यहाँ पर मैं पेट्रार्कन आपके साथ एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्यों? क्योंकि हम प्रीवियस वीडियो में, जो कि जॉन मिल्टन पर डेडिकेटेड था, ऑन हिज ब्लाइंडनेस से रिलेटेड था, उसमें मैंने पेट्रार्कन को एक्सप्लेन किया है कि पेट्रार्कन सोनेट जो है वो कैसी सोनेट होती है। ओके, तो ये 14 लाइन्स की है, सोनेट है, पेट्रार्कन सोनेट फॉर्म है। मैसेज जो है पोएम का वो है कि भगवान की जो सेवा होती है वो केवल फिजिकल वर्क करने से ही नहीं होती। यानी कहते हैं ना कि जब हम फिजिकली कुछ करते हैं तो लगता है कि कुछ किया है, काम, कोई काम हमने किया है। लेकिन यहाँ पे पोइट ये कहना चाह रहे हैं हमसे कि भगवान की सेवा सिर्फ अपने हाथ पैर हिलाकर काम करने से ही नहीं है, बल्कि अगर हम शांति से बैठते हैं, पेशेंस रखते हैं, ईश्वर में भरोसा रखते हैं, उसकी रजा में राजी रहते हैं, तो भी वो भगवान की सेवा ही है। ये मैसेज इस पोएम का निकलता है। तो चलते हैं थोड़ा सा पोएम का हल्का सा, मतलब जो थोड़ा तो हमने रिवीजन ले ही लिया है, थोड़ा कुछ यहाँ मैं लाइन्स में आपको बता देती हूँ। 2 ही मिनट आपके लूंगी, 2 मिनट में इसको रिवाइज करके चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, वो कहते हैं ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, आई यूज किया है। आई, माई, ये जो वर्ड होते हैं ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट को इंडिकेट करते हैं कि व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, और इट मीन्स बिफोर, आर्केइक वर्ड है, हाफ माई डेज, यानी अपनी उम्र के आधे में ही। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लमसम 44-45 एज जब उनकी थी तब वो ब्लाइंड हो गए थे, टोटली ब्लाइंड हो गए थे। तो वो कहते हैं कि जब मैंने सोचा कि मेरा जो पूरा संसार है वो डार्क हो गया, मेरी आंखों की रोशनी जो है वो चली गई, तो मैंने ऐसा सोचा कि जो एक मेरे अंदर टैलेंट था, जिस टैलेंट को सिर्फ डेथ ही हाइड कर सकती थी, यानी मेरे मर जाने के बाद वो टैलेंट मुझसे छिना जाता, लेकिन वो मेरी आईसाइट की वजह से यूजलेस हो गया। हाँ, तो इस तरीके से वो बात करते हैं। फिर बाद में अपने आप को ही इस चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं कि पेशेंस अगर मैं रखूं, अगर पेशेंस रखा जाए तो भी भगवान की सेवा हो सकती है। यही नहीं है कि उन्होंने मुझे टैलेंट जो दिया है वो टैलेंट मैं यूज़ करूं तो ही भगवान की सेवा है। अगर मैं उनकी रजा में राजी रहूंगा तो वो भी ईश्वर की सेवा ही है।
वो आगे बात करते हैं इस चीज को लेकर कि भगवान जो है ना वो तो बहुत बड़ी चीज है, यानी भगवान कोई छोटी हस्ती नहीं है, पूरी दुनिया जो है उसके इर्द गिर्द है, यानी ये समझिए वो तो एक किंग है, उसकी जो एम्पायर है ना वो वास्ट है, पूरी दुनिया के छोटे छोटे जीव जंतु इंसान जानवर सब उसकी रजा में अगर राजी रहते हैं तो वो भी उसकी सेवा ही कर रहे हैं, तो वो तो बहुत वास्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी की पूरी पोएम जो है हमारी हमने डिटेल से तो उस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करी है और यहाँ पे मैंने आपके साथ में थोड़ा सा रिवीजन ले लिया है। अब चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑथर और बहुत ही इजी क्योंकि आप इसका आंसर जानते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस किसने लिखी है? यस, जॉन मिल्टन ने लिखी है। क्लियर, एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु असाइंड द टाइटल टू द पोएम। ये थोड़ा कंफ्यूज कर देगा आपको क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है, जो लिखता है किसी वर्क को टाइटल वही उसे देता है, उस वर्क को टाइटल वही देता है, यूजुअली ऐसा होता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस का जो टाइटल है ना वो जॉन मिल्टन ने नहीं दिया, बल्कि किसने दिया है? वो दिया है थॉमस न्यूटन ने। और जो थॉमस न्यूटन थे ना, ही वॉज एन एडिटर इन द कलेक्शन ऑफ मिल्टन्स पोएम इन 1775। ओके, तो इन्होंने दिया था ये टाइटल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चले। व्हाट इज द थीम? ऑन हिज ब्लाइंडनेस का थीम क्या है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस का थीम जैसे ही आप पढ़ेंगे आपके सामने आ जाएगा। लव एंड लॉस की बात यहाँ पर अगर देखें तो आप थोड़ा सा ध्यान यहाँ लॉस पे लगा सकते हैं कि हाँ लॉस की बात हुई है, आईसाइट जो है चली गई मिल्टन की, ऐसी बात हुई है, लेकिन लव की बात नहीं हुई। नेचर एंड इट्स ब्यूटी, नो, इसकी बात भी नहीं हुई। फेथ एंड पेशेंस, यस, फेथ की बात हुई है, पेशेंस की बात हुई है, तो हमारा आंसर होगा सी। आगे हमें जाना ही नहीं है क्योंकि हमें आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज ऑन हिज ब्लाइंडनेस? आपने स्टार्टिंग में मुझे अगर अच्छे से सुना है तो यहां पर कंफ्यूज होना ही नहीं, ये है एक सोनेट। सोनेट यानी 14 लाइन्स की क्रिएशन, 14 लाइन में लिखी हुई है, पेट्रार्कन को फॉलो करती है, पेट्रार्कन जो फॉर्म है उसे फॉलो करती है। एक क्वेश्चन और यहाँ पे प्रिपेयर हो रहा है आपका। मैं इसीलिए कहती हूँ आपको कि वीडियो पर मेरे साथ पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहा करो, एक एक छोटे छोटे पॉइंट आपका क्लियर होगा। अगर आप ध्यान देंगे, इंटरेस्ट के साथ में अगर आप सुनेंगे ना, तो आपको लगेगा जैसे आप क्लासरूम के अंदर ही लेक्चर ले रहे हैं, क्लासरूम में जैसे आप टीचर के आमने सामने ही बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। ओके, और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डाला हुआ है, प्लस आप अगर चाहें तो मुझे यहीं यूट्यूब पे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, वो और भी बेस्ट होगा। आप यूट्यूब पे मुझे कमेंट करेंगे तो वो और भी अच्छा होगा, क्योंकि मुझे एकदम एग्जैक्ट पता लगेगा कि किस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कौन सी प्रॉब्लम है, तो वो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ सोनेट इज जॉन मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस? आ गया क्वेश्चन हमारा। अभी तो हम डिस्कस कर ही रहे थे, पेट्रार्कन सोनेट है। यहाँ बच्चे आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे क्योंकि ये है जॉन मिल्टन, ठीक है। तो आपने अगर इन्हें ध्यान से नहीं पढ़ा, इस सोनेट को ध्यान से नहीं पढ़ा, तो आपका जो माइंड है ना वो जाएगा मिल्टोनिक सोनेट की तरफ, लेकिन आंसर ये नहीं है, आंसर है पेट्रार्कन सोनेट। क्लियर? ओके, पेट्रार्कन सोनेट को स्पेशली समझने के लिए आप इसका वीडियो ज़रूर देखना, ऑन हिज ब्लाइंडनेस का जो मैंने कि डेडिकेट किया है इस पूरी पोएम को, तो वो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाला हुआ है, जरूर देखिएगा। नेक्स्ट, राइम स्कीम। सोनेट है, 14 लाइन की है, लेकिन कौन सी राइम स्कीम को फॉलो कर रही है ये? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो पेट्रार्कन सोनेट का फॉर्म होता है ऑक्टेव प्लस सेस्टेट, 8 प्लस 6 लाइन का कॉम्बिनेशन। 8 लाइन्स मीन्स ऑक्टेव, 6 लाइन मीन्स सेस्टेट। ओके, और ये है ऑक्टेव, याद रखना। इनका कॉम्बिनेशन होता है क्या? पेट्रार्कन सोनेट का। अब यहां पर राइम स्कीम की बात की है, तो ऑक्टेव की राइम स्कीम क्या है, सेस्टेट की राइम स्कीम क्या है, वो यहां फॉलो कर रहे हैं, वो ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई सी डी ई। ठीक है, इस तरीके से इसका राइम स्कीम बनाया गया है। आगे देखिए, व्हेन वाज जॉन मिल्टन बोर्न? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है। जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था दिसंबर 9, 1608 में। यस, ये क्रैम करने वाला है, इसको तो मैं आपको समझाऊंगी भी कैसे। इसे तो आप क्रैम ही करेंगे कि दिसंबर 9 में 1608 में इनका जन्म हुआ था।
चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज जॉन मिल्टन्स मोस्ट फेमस वर्क? यस, इनका मोस्ट फेमस वर्क जो है ना वो है पैराडाइज लॉस्ट। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है पैराडाइज लॉस्ट। हमारी जो ह्यूमैनिटी है उसका बर्थ कैसे हुआ, एक तरह से मानिए आप ह्यूमन बीइंग जो है उनका जन्म हुआ, तो स्टार्टिंग में शुरुआत में कौन थे, एडम ईव वगैरह, उनका डिस्कशन यहाँ पे किया गया है पैराडाइज लॉस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which of the following best describes the tone of the poem? कौन सी पोएम? On his blindness। इसका टोन कौन सा है? तो इस पोएम के अंदर जॉन मिल्टन जो है वो रिग्रेटफुल फील करते रहते हैं, तो टोन भी यही होता है। नेक्स्ट, इन व्हाट ईयर डिड जॉन मिल्टन गो कंप्लीटली ब्लाइंड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार ये कहूँगी, एग्जामिनेशन के अंदर ये क्वेश्चन यूजुअली पूछ लेते हैं, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और जो आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर भी। तो जॉन मिल्टन कंप्लीटली ब्लाइंड हुए थे 1652 में। ठीक है, आगे चलिए। इन व्हाट ईयर वाज जॉन मिल्टन्स पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस फर्स्ट पब्लिश्ड? पहली बार कब पब्लिश हुई थी? वेरी गुड, बहुत प्यारा सा। इसका मतलब ये समझिए, पब्लिकेशन जो है ना इसको आपको क्रैम करना पड़ेगा, इसका बर्थ जो है क्रैम करना पड़ेगा, इनकी ब्लाइंडनेस आपको ईयर को क्रैम करना पड़ेगा। ये सिर्फ 4-5 ईयर हैं, अगर इन्हें आप क्रैम कर लेंगे ना कोई एक क्वेश्चन जो है वो आपके लिए एग्जाम में आपका वेट कर रहा है, आपको उसे आंसर करके आना है। जरूर होता है, क्योंकि अब तो क्या है, यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन जब लेते हैं ना तब भी एग्जाम लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है। जॉन मिल्टन वैसे भी बहुत बड़े पोइट है। इन द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन कंपेयर्स हिमसेल्फ टू विच बिब्लिकल फिगर? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मिल्टन ने वैसे तो डायरेक्टली कंपेयर नहीं किया किसी के साथ भी अपने आप को, मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ टू ए स्पेसिफिक बिब्लिकल फिगर, लेकिन जब हम थीम और टोन की बात करते हैं, इट मीन्स हाउएवर द थीम एंड टोन ऑफ द पोएम रिलेट्स विद द स्टोरी ऑफ जॉब। ये जॉब की स्टोरी के साथ में रिलेट करता है। जब भी हम इस थीम की बात करें या फिर टोन की बात करें ना पोएम की, तो एक बिब्लिकल कैरेक्टर है जॉब, उसके साथ में मिल्टन को कंपेयर किया जा सकता है। थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया क्वेश्चन है, थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन है ये, मतलब अगर गहराई में जाए ना तब ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। व्हाट इज द लाइट रेफर्ड टू इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम? कौन सी लाइट की बात की गई है? डे लाइट की बात की गई है? नो, डे लाइट की कोई बात ही नहीं हुई। स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट की बात हुई है? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई। तो फिर किस चीज की बात हुई है? कोई कैंडल का भी डिस्कशन नहीं हुआ। पोइट की साइट की बात हुई है, यानी पोइट की जो नजर है वो चली गई है, पोइट की जो देखने की क्षमता है वो खत्म हो गई है। तो यहाँ लाइट जो है वो रेफर करता है द पोइट्स साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द वन टैलेंट रेफर टू इन द पोएम? इस पोएम के अंदर जो वन टैलेंट यूज किया गया है किस चीज को रेफर करता है? वो रेफर करता है क्या पोइट की वेल्थ को? नो। पोइट के फेथ को? नो। पोइट्स फिजिकल स्ट्रेंथ? बिल्कुल नहीं। पोइट की जो एबिलिटी है ना लिखने की, उसकी बात कर रहा है, यानी गॉड ने पोइट को एक टैलेंट दिया है, और टैलेंट क्या है? एबिलिटी टू राइट। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु इज द पर्सोनिफाइड फिगर दैट रिप्लाइज टू द पोइट्स क्वेश्चन इन द पोएम? यानी पोइट का जो क्वेश्चन है ना उसका जवाब पोएम में कौन दे रहा है? ऐसी पर्सोनिफाइड फिगर कौन सी है? तो ये बात मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपके साथ की थी। गॉड नहीं है वो, डेथ भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, बल्कि कौन है? पेशेंस है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द माइल्ड योक सिंबलाइज इन द पोएम? इस पोएम के अंदर माइल्ड योक जो है वो किसको सिंबलाइज कर रहा है? वो सिंबलाइज कर रहा है गॉड्स कमेंडमेंट्स को, गॉड की जो कमेंडमेंट है उनको सिंबलाइज कर रहा है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पोइट्स फियर इन द पोएम? पोइट का फियर क्या है? क्या डर है उसको? उसको ये डर है कि गॉड ने उसे टैलेंट दिया, और टैलेंट कौन सा दिया? राइटिंग का, है ना। लेकिन जो हमारे पोइट हैं उनकी साइट जो है वो चली जाती है, वो कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाते हैं, लिख नहीं पाते। ठीक है, तो उनको क्या डर होता है? उनको डर होता है कि गॉड जो है वो मुझसे नाराज हो जाएंगे, मैं अब गॉड की सेवा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि गॉड ने मुझे टैलेंट दिया और उस टैलेंट को अब मैं यूज नहीं कर पाऊंगा, तो हो सकता है भगवान मुझसे नाराज हो जाए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, दैट ही विल नॉट बी एबल टू सर्व गॉड। नेक्स्ट, व्हाट इज द डार्क वर्ड?
जो डार्क वर्ड पोएम के अंदर आया है ना, किस चीज़ को रेफर कर रहा है? सेकंड लाइन के अंदर डाला हुआ है डार्क वर्ड, किस चीज़ को रेफर कर रहा है? वो द वर्ड आफ्टर सनसेट, क्या सनसेट के बाद में जो संसार हो जाता है उसकी बात हो रही है? नहीं जी। द वर्ड विदाउट गॉड्स लाइट, नहीं। द वर्ड एज सीन एज बाय द ब्लाइंड, क्या इसकी बात हो रही है? या वर्ड फुल ऑफ एवल की बात हो रही है? नहीं, उस संसार की बात हो रही है जो एक अंधा नहीं देख सकता। यानी अंधे हो जाने के बाद में जब संसार दिखाई देता है ना, तो क्या दिखाई देता है? अंधकार ही अंधकार होता है, कुछ नहीं दिखाई देता। तो बात किस चीज की हो रही है? द वर्ड एज सीन बाय द ब्लाइंड। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोइट फॉन्डली आस्क इन द पोएम? इसका क्या मतलब है? व्हाट डज द पोइट फॉन्डली आस्क? इस पोएम के अंदर किस चीज की बात हो रही है? यहाँ पे यहाँ बात हो रही है कि गॉड एक्सपेक्ट करें उनसे कि वो ब्लाइंड हो जाने के बाद में भी वर्क करें। ऐसा मतलब उसके दिमाग में ऐसा ख्याल आता है कि पोइट ये सोचता है कि भगवान ने मुझे टैलेंट दिया था, तो भगवान मेरे से इतनी उम्मीद तो रख ही सकते हैं कि ये बंदा लिखे, क्योंकि मैंने इसको टैलेंट दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान जो है वो इंसान से किस तरह से खुश है? उसकी नीयत से खुश है। अगर वो शांति से है, बैठा है, पेशेंस रखता है, भगवान में भरोसा रखता है, तो वो भी भगवान की सेवा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज हिज स्टेट इज किंगली मीन इन द पोएम? इसका क्या मतलब है? हिज स्टेट इज किंगली, हिज यहाँ पर गॉड है, ठीक है। स्टेट इज किंगली, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भगवान जो है ना वो क्या है? ऑल पावरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज थाउजेंड्स एट हिज बाइडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट? इसका मतलब क्या है? इसका क्या मतलब है कि थाउजेंड एट हिज बिडिंग, कि किस चीज की बात हो रही है? अब हिज यहाँ पर वही गॉड के लिए यूज हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बहुत सारी दुनिया, पूरी जो दुनिया है ना वो भगवान की सेवा में लगी हुई है। यस, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर सर्विंग गॉड, यानी पूरी दुनिया, ये धरती, ये आसमान, ये समुद्र, ये आकाश, सब कुछ ईश्वर का है। वहां पर जो भी है, जल में रहने वाला, थल में रहने वाला, वायु में रहने वाला, वो किसी ना किसी तरीके से ईश्वर से जुड़ा हुआ है, ईश्वर की सेवा में लगा हुआ है। जो काम भगवान ने उसे दिया है वो उसे कर रहा है। नेक्स्ट, व्हाट डज द फाइनल लाइन ऑफ द पोएम सजेस्ट? सबसे जो फाइनल लाइन है ना पोएम की, वो क्या सजेस्ट करती है? कि ओनली दोज हु वर्क कैन सर्व गॉड, क्या ये बताती है? या दोज हु वेट पेशेंटली ऑल्सो सर्व गॉड, ये बताती है? आगे तो मेरा पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है ये दो ऑप्शन, क्योंकि यहीं पे क्लियर हो गया है हमारा आंसर। यस, द करेक्ट आंसर इज बी, कि जो वेट करते हैं धैर्य के साथ वो भी ईश्वर की सेवा में होते हैं। ठीक है, खाली हाथ से काम करने वाले जो होते हैं ना, कि भाई जिन्होंने शरीर से कुछ मेहनत की है वही भगवान की सेवा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो पेशेंस रखते हैं, इंतजार करते हैं, वो भी भगवान की सेवा में ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोइट लर्न बाय द एंड ऑफ द पोएम? पोइट को क्या समझ में आता है बिल्कुल एंड में? मतलब पोएम में ऐसा क्या लिखा है एंड में कि पोइट को कुछ समझ में आ गया? तो वो क्या समझ में आया उसको? उसे समझ में आया है कि पेशेंस जो होता है ना, पेशेंस एंड सबमिशन टू गॉड्स विल आर फॉर्म ऑफ सर्विस, कि ईश्वर की रजा में राजी रहना और धैर्य रखना भी भगवान की सेवा की तरह ही होता है। एक ही तरह का जो क्वेश्चन है ना, मतलब एक ही आंसर है देखो, लेकिन वर्ड्स जो है ना बस उनके साथ में खेल खेला गया है। इस तरीके से एग्जामिनर करता है आपके साथ। अगर एक लाइन को आपने समझ लिया, बहुत अच्छे से समझ लिया, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इसको कैसे भी घुमा फिरा के वो आपसे पूछ ले कि हिज ब्लाइंडनेस का क्या मतलब है, ब्लाइंडनेस का क्या मतलब है, हिज किसके लिए यूज हुआ है, भाई आपको समझना है सिर्फ। और मैं आपसे बार बार इसीलिए रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कंसंट्रेशन के साथ में अगर वीडियो पर लास्ट तक मेरे साथ बने रहेंगे, हर एक छोटी छोटी चीज़ आपको बताई जाएगी, और वो छोटी से छोटी जो चीज़ है ना वो एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, इस चीज़ की गारंटी है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को फील कर भी चुके हैं। वो मुझे पर्सनली कमेंट करके बताते हैं कि मैम हमने लास्ट टाइम बिल्कुल एकदम लास्ट मोमेंट में मैं आपका वीडियो सुना और वो हमारे एग्जाम में था और अच्छे से हम उसको लर्न नहीं कर पाए थे क्योंकि हमने उसको पहले से तैयार नहीं किया था, लेकिन सिर्फ सुना और सुनने के बेस पे भी हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आए हैं और रिजल्ट बेस्ट। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो ध्यान से सुना कीजिए और लास्ट तक सुना कीजिए। व्हाट डज द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस सिग्निफाई इन जॉन मिल्टन्स पोएम? ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्या सिग्निफाई कर रहा है जॉन मिल्टन की पोएम के अंदर? करेक्ट, इट सिग्निफाइज द पोइट्स फिजिकल ब्लाइंडनेस, है ना, यानी वो शारीरिक रूप से अगर देखा जाए तो वो ब्लाइंड हो चुके थे, जबकि
बुद्धि से, ब्लाइंड नहीं थे वो, बुद्धि से सोच रहे थे, और सोच रहे थे, उनके अंदर इतना टैलेंट था, इसी वजह से वो बोलते थे और उनकी बेटी और उनके फ्रेंड्स जो थे वो लिखा करते थे। और इस ब्लाइंडनेस का ना उनकी लाइफ के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ा था। ये जो टाइटल है ये चीज यही बताने की कोशिश कर रहा है हमें। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन मेटाफर यूज्ड इन द पोएम? मेन मेटाफर जो यूज हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन मतलब जब इंग्लिश लेक्चरर के एग्जाम हुए थे लिटरेचर के, तब ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि मेन मेटाफर जो है पोएम के अंदर कौन सा यूज हुआ है ऑन हिज ब्लाइंडनेस में। तो यहां पर यूज हुआ है लाइट एज साइट। ये लाइट को यूज किया है ना, लाइट वर्ड को यूज किया है साइट के लिए, नजर के लिए, दृष्टि के लिए, देखना जिसे बोलते हैं उसके लिए। व्हाट इज द माइल्ड योक एन एग्जाम्पल ऑफ इन द पोएम? किस चीज का एग्जाम्पल है माइल्ड योक? माइल्ड योक यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी मेटाफर कैसे है। देखिए, ये जो टर्म है ना योक इज ऑफन यूज इन ए बिब्लिकल कंटेक्स्ट टू रेफर टू ए बर्डन, मेनली बर्डन और कुछ ऐसा जिससे आप बंध जाते हैं, उसके लिए यूज होता है वैसे तो ये जो टर्म है योक बिब्लिकल कंटेक्स्ट में। ओके, बट इन दिस केस यहां पर इस पोएम में द माइल्ड योक रेफर्स टू द जेंटल कमेंडमेंट्स और द विल ऑफ गॉड। यहां पर भगवान की जो इच्छा है, भगवान की जो कमेंडमेंट्स हैं उसके लिए यूज हुआ है। तो दोज हु बियर हिज माइल्ड योक आर दोज हु विलिंगली एक्सेप्ट एंड फॉलो गॉड्स विल, उनके लिए यूज हुआ है। तो ये क्या है? एज अ मेटाफर एग्जाम्पल है। ओके, चलिए, what poetic device is used in the line they also serve who only stand and wait? कि वो जो खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं वो भी सेवा कर रहे हैं। देखो, अगर हम वैसे जनरली बात करें, एक जगह खड़े रहो बस इंतजार करते रहो, क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा ना। जनरली आप काम करते हुए दिखेंगे तो ही लगेगा कि आप मेहनत कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, यही होता है। लेकिन यहां क्या कहा गया है कि आप अगर खड़े हैं, बिल्कुल आइडल हैं, वेट कर रहे हैं, सब्र रखे हुए हैं, धैर्य है, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो भी आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो यहां पर क्या निकल के आ रहा है? पैराडॉक्स, विरोधाभास हो रहा है ना, कि जो चीज इंसान सोचते हैं कि ये तो निठल्ले लोगों की निशानी है कि इंतजार करते रहो, आइडल बैठे रहो, ये कोई सेवा थोड़ी ना होती है। लेकिन पोएम में क्या कहा गया है कि भगवान की सेवा ये भी है कि शांति से बैठो, भगवान की रजा में राजी रहो, जब उसकी मर्जी होगी वो अच्छा ही आपके साथ करेगा। तो ये भी एक तरह से भगवान की सेवा ही है, यानी उसकी मर्जी के खिलाफ आप जो ये उल्टे सीधे काम करने में लग जाते हैं ना, ये भगवान का अपमान है। समझ रहे हैं आप? तो ये किस चीज का एग्जाम्पल हुआ? पैराडॉक्स। नेक्स्ट, व्हाट इज पेशेंस? पेशेंस जो है वो किस चीज का एग्जाम्पल है? बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है ये पर्सोनिफिकेशन का। कैसे इन्होंने ना पेशेंस को इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट किया है जैसे ये कोई इंसान है और ये सवाल का जवाब दे रहा है। यानी जो हमारे पोइट है वो अपने आप से सवाल कर रहे हैं और पेशेंस जो है वो उनको जवाब दे रहा है यहाँ पे। तो ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। What poetic devices used in the line thousands at his bidding speed and post over land and ocean without rest? किस चीज का एग्जाम्पल है भाई? जहां पर ये ऐसे वर्ड आ जाए ना, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, मिलियंस, वहां आंख बंद करके हाइपरबोले लिख देना, बढ़ा चढ़ा के बोला गया है ना। तो ये बहुत ही एक मतलब आपको बहुत प्यारा सा ट्रिक बता रही हूँ मैं, जहां आपको ये देखने को मिल जाए थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, मिलियंस, मतलब इस तरीके से ना, अगर आपको ये कहीं भी वर्ड मिल गए स्टार्टिंग में ही, तो ये समझ लो कि हाइपरबोले हैं। आंख बंद करके यहाँ पे टिका के आ जाना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डार्क वर्ड एन एग्जाम्पल ऑफ इन द पोएम? डार्क वर्ड किस चीज का एग्जाम्पल है? अब डार्क वर्ड यहाँ पे एग्जाम्पल है मेटाफर का, क्योंकि ये डार्क वर्ड है ना, ये ब्लाइंडनेस को इंडिकेट करता है। एक तरह से ब्लाइंड हो जाने के बाद में इंसान की जो दुनिया है वो कैसी हो जाती है? बिल्कुल अंधकार में हो जाती है ना, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है पूरी दुनिया के अंदर। तो मेटाफर का एग्जाम्पल है, बहुत ही प्यारा सा। What poetic devices used in the line God doth not need either man's work or his own gift? यहाँ कौन सी पोइटिक डिवाइस निकल के आ रही है कि भगवान को ना इंसान के काम से और उसके गिफ्ट से कोई मतलब नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ आयरनी है, क्योंकि हर किसी को गिफ्ट्स अच्छे लगते हैं, हर किसी को काम करना, कोई किसी के लिए सेवा करता है, काम करता है, तो हर किसी को पसंद आता है, लेकिन भगवान को नीड नहीं है। इसका मतलब यहाँ क्या है? आयरनी, विडंबना है। ये सबको पसंद होता है लेकिन ईश्वर को पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर क्या है? ईश्वर आपका मन देखता है। अगर आप मन से अच्छे हैं, किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, वो आपका साथ जरूर देंगे। अब ये नहीं है इसका मतलब कि आप
ऑन हिज ब्लाइंडनेस के थीम के ऊपर जाएं और आराम से शांति से बैठ जाएं, जी अपने आप हो जाएगा एग्जाम। ऐसा मत करना, पढ़ना है, तैयारी करना है, ठीक है। वीडियो कंप्लीट वॉच करके उसके बाद फिर से आपको स्टडी करना है, तब कहीं जाके बहुत अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। चलिए जी आगे चलते हैं। व्हाट इज द वन टैलेंट एंड एग्जाम्पल ऑफ इन द पोएम। वन टैलेंट जो है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ये भी एग्जाम्पल है मेटाफर का ही, क्योंकि वन टैलेंट यहाँ पर क्या है? राइटिंग स्किल जो गॉड ने मिल्टन को गिफ्ट की है ना। टैलेंट यानी राइटिंग का जो टैलेंट है, वो टैलेंट यहाँ पर राइटिंग के लिए यूज हुआ है। जो हमारे राइटर है ना, उनको राइटिंग का जो गिफ्ट मिला है गॉड से, उसके लिए यूज हुआ है। मेटाफर का बहुत प्यारा सा एग्जांपल है। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक कर दीजिए, जल्दी से शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, एग्जाम्स का टाइम चल रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब तो आपको जरूर ही करना है, सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।